हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन के पार्ट 9 को। और ये जो पार्ट होगा वो होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। और आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे ईंधन सेल और संक्षारण। यही वो दोनों टॉपिक थे जो अभी तक बचे रह गए थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों टॉपिकों को भी करेंगे समाप्त। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो है ईंधन सेल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल। तो सिंपली ईंधन सेल होता क्या है? तो वे सेल जो ईंधन से सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी सेल कहलाते हैं ईंधन सेल। यानी सिंपल सी बात है कि ईंधन सेल एक प्रकार का सेल है जिसमें हम लोग ईंधन से सीधे विद्युत ऊर्जा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और आपको बता दें कि ईंधन सेल जो है वो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें हम लोग जो ईंधन है उसकी रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। और अगर वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में कई सारे ईंधन सेल जो है वो प्रचलन में है। जैसे वर्तमान में जो है कई सारे ईंधन सेल प्रचलन में है, जैसे कि मीथेन और ऑक्सीजन ईंधन सेल, उसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ऐसे कई सारे जो है ईंधन सेल क्या है? प्रचलन में है। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में जो ईंधन सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में ईंधन सेल जो है। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में सबसे अधिक हम लोग जिस ईंधन सेल का प्रयोग करते हैं वो ईंधन सेल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल ही है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को जो है इसको बनाकर इसकी संरचना को देख लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, यानी ईंधन सेल किस प्रकार कार्य करता है और इससे क्या लाभ है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम लोग ईंधन सेल के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर जान जाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में देखिए होता क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो होता है वो एक जो है कि 3 कक्ष वाला एक जो है सेल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो होता है इसमें क्या होता है कि एक सेल होता है जिसमें 3 कक्ष होते हैं। ये 3 कक्ष वाला एक सेल होता है, देखिए यहाँ पर। और ये जो तीनों कक्ष होता है, एक ही कक्ष होता है, इसको जो है कि 3 कक्ष में जो है बांट दिया गया रहता है इसको, और वो बांटा जाता है सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड के द्वारा। ये एक ही कक्ष होता है और इसको 3 कक्षों में बांट दिया जाता है। किससे बांट दिया जाता है? इसको बांट दिया जाता है सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा। सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा, ये सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड का मतलब कि ये कार्बन का एक प्लेट है और इस प्लेट में क्या होता है कि छिद्र होता है। इस प्लेट में जो होता है वो ऐसे ऐसे छिद्र होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड। उसी तरह इधर भी होता है, सेम कार्बन की इधर भी प्लेट होती है, इसको भी हम लोग कहते हैं सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। और आपको बता दें कि ये भी वही होता है। और इसमें जो है कि प्लेटिनम का थोड़ा बहुत समावेश होता है। प्लेटिनम या इसी प्लेटिनम जैसी जो धातुएं होती हैं उनका समावेश किया जाता है ताकि इसकी जो चालकता है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। इतना करने के बाद देखिए करते क्या है, इसके बाद ये जो बीच का भाग है इस बीच के भाग में भर देते हैं, यहाँ बीच के भाग में इसमें भर देते हैं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन। यहाँ भर दिया जाता है सांद्र विलयन। और यहाँ का जो टेम्परेचर है इसको गर्म सांद्र विलयन भरा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर कर दिया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो दाब है, दाब कर दिया जाता है 20 से 40 ATM, यानी कि 20 से 40 वायुमंडलीय दाब यहाँ किया जाता है। अब इसके करने के बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक तरफ जो है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और दूसरे तरफ से जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जिस इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित किया जाता है
उस इलेक्ट्रोड पर जो है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड, यानी एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। और ये दूसरा जो है ये आपका इलेक्ट्रोड, ये है कैथोड, और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। अब इसके बाद ये प्रवाहित करने के बाद जब ये आपका एनोड कैथोड को आपस में जोड़ के यहाँ कोई लोड लगा देते हैं, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का संचालन करना है वो हम लोग लोड लगा देते हैं। यहाँ पर कोई लोड लगा दिए जिसमें विद्युत धारा का संचालन करना है, तो होता क्या है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये सेल कार्य करने लगता है। ये सेल कार्य करने लगता है और विद्युत धारा उसमें क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पर कैसे प्रवाहित होती है वही देख लेते हैं। तो सिंपल देखिए, इस प्रक्रिया कार्य यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रियाएं होने लगती हैं, और ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं कार्य इलेक्ट्रॉन एक जो है कि एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगता है। इस कार्य इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। तो बस हमको वही देखना है कि यहाँ कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए एनोड पर जो प्रक्रिया होती है, एनोड, इस एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन जा रहा है। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस है, और इसमें से होता क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये क्या बना लेगा, H+ बना लेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनाएगा, H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन। और जब ये हाइड्रोजन आयन बनाता है तो ये तुरंत यहाँ जो OH- है, इस OH- के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। KOH किस लिए डाला गया कि यहाँ K + OH- मिले, तो तुरंत ये OH- से जुड़ जाता है और जुड़ के ये किसमें बना लेगा, H2O में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2O में बदल जाएगा, और ये देखिए ये आपका विलयन से, विलयन यानी AQ से ये OH को ले लेगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, 2 आपका H+ बनेगा तो 2 OH- से लेगा और 2 H2O का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तब ये जुड़ा और ये बन गया। ठीक है, कैथोड पर देखिए, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर देखिए होता क्या है, कैथोड पर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 ऑक्सीजन कितने को लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीजन यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, ले लेता है, और लेने के बाद O डबल- बनाता है। O डबल- जो होता है वो यहाँ पर जो H2O है, H2O को आप जानते हैं कि H+ OH- से बना होता है, तो इसके H+ से O- जुड़ के OH- बना लेता है। और ऐसे ही जो है कि OH- बना के जो है OH- बना लेता है, और वो जो OH- होता है एक गैस होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, इधर हम आपको समझा दे रहे हैं कि ऑक्सीजन लेके 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेके वो डबल- बनाता है 2 बार, और इससे जो जल का H+ है वो जुड़ के यहाँ पर एक O से जुड़ेगा तो एक OH-, दूसरे O से जुड़ेगा तो दूसरा OH-, यहाँ 2 OH- बना लेते हैं। और ये जो जल से 2 H+ निकले हैं तो उसी जल से आपका 2 OH- भी बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि H2O जब टूटता है तो ये H+ बनाएगा प्लस OH- बनाएगा, 2 H2O तोड़ेंगे तो 2H+ 2 OH- बनाएगा। तो होता क्या है कि जब 2 H2O प्रयोग करेंगे तो उसका 2 जो H+ है वो इनसे मिलके 2 OH- बना लेगा, और इसका 2 OH- बचा रहेगा। तो वही हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 2 H2O जो है इसके साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये H+ से काट 2 OH बना और 2 H इससे बना, यानी टोटल बन जाता है 4 OH- विलयन में, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं जो है कैथोड पर। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, और इसके कारण इसमें विद्युत धारा क्या होता है, जो है प्रवाहित होने लगता है। बस इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि टोटल अभिक्रिया यहाँ पे लिखते हैं, सेल अभिक्रिया, कि टोटल इस सेल में अभिक्रिया कौन सी हो रही है। तो ध्यान से देखिए, अभिक्रिया हमको जोड़नी होगी, जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन बराबर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ऊपर वाले में किससे गुणा कर दें, 2 से। हम लोग ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2H2, इसमें 2 से गुणा होगा, ये क्या है, गैस। और इसमें देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4 OH, इधर भी 4 OH, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम नीचे देखेंगे ये क्या है, O2 है। ठीक है, O2 भी गैस है। फिर इसके बाद देखेंगे कि 2H2O ये भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं, 2H2O यहाँ है, और इधर 2 दूनी कितना होगा, 4H2O, तो 2H2O समाप्त हो जाएगा। इधर 2H2O क्या होगा, बचा होगा। देखिए सिंपल, जब 2 का गुणा करेंगे तो इस साइड 4H2O हो जाएगा और इस साइड 2 ही रहेगा। तो 4 में से 2 दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो इधर क्या बनेगा, 2H2O।
ये यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होता है, ये रिएक्शन होता है टोटल, और रिएक्शन के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? इधर से इधर विद्युत धारा जाएगी, ठीक है। यहाँ से विद्युत धारा इधर जाती है और इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ आएंगे? इस साइड आएंगे। बड़ा ही सिंपल सा है। और इसी कारण इसमें जो है कि आपका ईंधन सेल क्या होता है? कार्य करता है। अब ईंधन सेल यहाँ पर कार्य कर रहा है और आप देख रहे हैं कि ये ईंधन सेल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ईंधन सेल जो होता है, जो ईंधन सेल होते हैं, ये जनरली जो है कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो ईंधन सेल होते हैं बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। ये बनाने में ईंधन सेल आप जान रहे हैं कि यहाँ देख ही रहे होंगे कि यहाँ कंडीशन जो है कि कितना जटिल कंडीशन है, और ऊपर से यहाँ देखिए प्लेटिनम का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये ईंधन सेल जो होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ये अत्यंत महंगे होते हैं। तो आप सामान्यतः इसको प्रयोग नहीं करते या नहीं देखते हैं। तो अब ये बात आती है कि जब हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है अंतरिक्ष यानों में। जो आपके अंतरिक्ष में यान जाते हैं, तो अंतरिक्ष यानों में क्या, अंतरिक्ष यान में बहुत महंगे महंगे पार्ट लगे होते हैं, तो वहां के लिए ये सेल बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब वहां इसका प्रयोग क्यों किया जाता है वो सिंपल देख लीजिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो ईंधन है, ये ईंधन सेल, इससे अंतरिक्ष यान में प्रयोग करने का रीजन ये है कि इससे पहली बात ये है कि इससे सतत ऊर्जा की आपूर्ति होती है। जैसे आपने अभी तक जो भी सेल लिए होंगे, जैसे शुष्क सेल लिए तो एक समय तक उसका प्रयोग किए और कुछ समय के बाद प्रयोग करते करते उसमें का जो रसायन है खत्म हो गया तो खराब हो गई, फेंक देते हैं। अगर हम लोग संचायक सेल लेते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय बाद प्रयोग करते हैं, फिर जब वो खराब हो जाता है, मतलब उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है, तो फिर उसको चार्ज करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ वैसी कोई कंडीशन नहीं है, इससे सतत ऊर्जा आपको मिलेगी। जब तक इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम लोग डालते रहेंगे, एक तरफ से लगातार आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। अगर आप जीवन भर इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन सालों तक डाल रहे हैं, लगातार आपूर्ति कर रहे हैं, तो लगातार सालों तक बिना रुके आपको विद्युत ऊर्जा क्या होगी? मिलती रहेगी। तो इसी कहते हैं सतत आपूर्ति। तो पहली बात है कि सतत आपूर्ति होती है, तो अंतरिक्ष यान को सतत आपूर्ति चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां बैटरी से कुछ देर यूज किए फिर उसको चार्ज में लगाएं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है चार्ज करने का वहां पर। तो यहाँ वहां ऐसा कुछ नहीं करते, तो वहां इस सेल का प्रयोग करते हैं सतत आपूर्ति के लिए। दूसरी चीज ये है कि इससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप देखेंगे कि जब ये सेल यहाँ पर चल रहा है, तो सेल यहाँ पर चल रहा है, तो आप देखेंगे कि सेल चलने से आपको मिल क्या रहा है? जल मिल रहा है, H2O मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो देखिए जब ये सेल चलता है तो यहाँ से जो जल है वो बाहर निकलता है जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसको कि क्या करते हैं कि ठंडा करके जल बना लेते हैं और इसका उपयोग पीने के रूप में, पीने के पानी के रूप में किया जा सकता है। अंतरिक्ष यान में है तो अंतरिक्ष यान में तो अंतरिक्ष यात्री जो होंगे ढेर सारा पानी तो लेके जाएंगे नहीं, वहां जितना कम नीचे से वजन लेके जाएंगे उतना ही जो है आसानी से अंतरिक्ष यान ऊपर आपका जाता है, या उतना वो सुगम होता है कि कम लोड लेके ऊपर चला जाए। तो उसीलिए क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके चले गए, ठीक है। अब इसके बाद वहां पर जो है कि इन्हीं की मदद से विद्युत ऊर्जा मिल रही है और फिर इन्हीं से पीने के लिए क्या उपलब्ध हो जा रहा है? पानी भी उपलब्ध हो जा रहा है। तो सिंपल देखिए कि उनके लिए कितना फायदेमंद है कि विद्युत ऊर्जा मिल रहा है और पीने के लिए पानी भी यहाँ पर मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि सेल से मिल रहा है, तो ये फायदा, इसीलिए इसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। इन्हीं दो कारणों से कि सतत आपूर्ति होती है और पहला पीने के लिए क्या मिलता है? पानी मिलता है, और सामान्य कंडीशन में आपको नहीं मिलती है। ये अंतरिक्ष यानों में जनरली प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईंधन सेलों के क्या क्या लाभ है। ईंधन सेलों के क्या लाभ है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला लाभ, सबसे बड़ा लाभ है कि इसकी आपूर्ति सतत होती है, जो हमने आपको बता दिया कि लगातार इससे आपको विद्युत धारा मिलती रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि इससे कोई अपशिष्ट पदार्थ जो है वो नहीं बचता है, यानी इससे कोई अपशिष्ट पदार्थ आपको नहीं मिलता है। जैसे अन्य ईंधन सेल है, जैसे आपने शुष्क सेल लिया, खराब हो जाएगा, उसको फेंकेंगे वो अपशिष्ट हो जाएगा, या कोई दूसरा सेल भी लेंगे तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बचेगा। लेकिन देखिए इसमें कोई अपशिष्ट नहीं है, बल्कि इसमें जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसके कारण क्या बना है? जल, और जल कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। ये चीज है। और इसके बाद तीसरा ये है इसका फायदा कि इससे इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ईंधन सेल है, इससे जो है कि जब अंतरिक्ष यानों में प्रयोग करते हैं तो इससे पीने के लिए क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। तो ये भी एक लाभ है कि इससे पीने के लिए जल प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद जो है
कि इसका चौथा लाभ है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। जैसे आप और कोई सेल लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं उसका खराब होने के बाद कुछ पार्ट फेंक देंगे तो उससे प्रदूषण होता है, लेकिन इससे कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। कोई ऐसा रसायन यहाँ से नहीं निकल रहा है जिससे क्या हो, प्रदूषण हो। और साथ में एक और इसका लाभ है कि इसकी जो दक्षता होती है बहुत ही उच्च होती है। जो इसकी दक्षता होती है वो बहुत ही क्या होती है, उच्च होती है, यानी ये बहुत ज्यादा दक्ष होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ईंधन सेल अगर बात करें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का जो है सेल विभव क्या होता है, तो इसका सेल विभव जो होता है वो 0.9 वोल्ट होता है। ये इसका सेल विभव इतना होता है, तो यानी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है 0.9 वोल्ट होता है। तो ये आपने देख लिया ईंधन सेल। अब चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं, इसी जो है चैप्टर का लास्ट पॉइंट है और वो है संक्षारण। तो आइए संक्षारण भी देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्त। तो आइए देख लेते हैं संक्षारण। अब संक्षारण क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम विभिन्न धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आने पर वो अनेक अवांछनीय पदार्थों में बदलकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। तो यही जो उनके अवांछनीय पदार्थों में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहा हम लोग अगर बाहर रखते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आने पर जो वो आयरन है, वो आयरन का ऑक्साइड बदलकर जंग के रूप में बाहर दिखाई देता है। तो वो प्रक्रिया क्या है, संक्षारण। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो कॉपर धातु तांबा है उसका कलर हरा हो जाता है, या जो चांदी है वो उसका कलर जो है बदरंग हो जाता है, या उसका जो चमक होता है वो खत्म हो जाता है, उस पर एक परत चढ़ जाती है। तो ये सब जो है ये संक्षारण के एग्जाम्पल है। अब आपको ये बता दें कि संक्षारण जो है उसको एक वैद्युत रासायनिक घटना मानी जाती है, और ये माना जाता है कि जो धातु है जब वायुमंडल के संपर्क में रखते हैं तो वो धातु के ऊपर एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल बन जाता है, या वो धातु वायुमंडल के संपर्क में आने पर एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल का कार्य करता है, और उसी कार्य जो है उसका संक्षारण क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं संक्षारण की क्रिया विधि, जिससे हम लोग को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों जो है कि संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक घटना है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आयरन का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आयरन आप जो लोहा है हर जगह आपको दिख जाता है कि उसका संक्षारण बहुत तेजी से होता है। तो ये इतना व्यापक है तो हम लोग इसी का पहले देख लेते हैं। देख लेते हैं हम लोग कि संक्षारण की क्रिया विधि। यहाँ हम लोग देखते हैं संक्षारण की क्रिया विधि, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं आयरन का। देखिए जब हम आयरन को लेते हैं तो होता क्या है कि जब आयरन को हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, जब आयरन को वायुमंडल में हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो आयरन क्या होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, त्याग देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आयरन अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्यागता है, यानी इसका होता है ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आयरन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है, और त्याग के बना लेता है आयरन डबल प्लस, और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। इसको हम लोग कहते हैं फेरस आयन। और ये प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, यानी एक तरह से ये जो कार्य करता है स्थल, ये जो स्थल है वो एनोड का काम करता है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं किसी स्थल पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो जो स्थल होगा वो कार्य करेगा एनोड का, ये होता है। अब इसके बाद होता क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसी को ऑक्सीजन ले लेता है, उसी को वायुमंडल में ढेर सारा ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन गैस जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और चूंकि एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करता है तो दो ऑक्सीजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉनों को, और ग्रहण करके ऑक्सीजन माइनस माइनस बना लेते हैं, और इसके बाद ऑक्सीजन माइनस माइनस जो है वो 4H प्लस से जुड़कर 4H प्लस से जुड़ के, एक ऑक्सीजन 2H प्लस से जुड़ता है तो 2 ऑक्सीजन 4H प्लस से जुड़ के ये बदल जाते हैं 2H2O में, और यहाँ जो है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये जो प्रक्रिया होगी वो जो स्थल जिस स्थल पर होगा वो कार्य करेगा कैथोड का। तो यहाँ पर एनोड होता है और यहाँ पर कैथोड होता है। यहाँ पर होता है जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और यहाँ पर होता है अपचयन की प्रक्रिया। ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि H प्लस आया कहाँ से। देखिए होता क्या है कि H प्लस कैसे आता है कि वायुमंडल में जब हम धातु रखते हैं तो वहाँ नमी आ जाती है, और नमी आने के बाद वायुमंडल में तमाम गैसें घुली होती हैं। जैसे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं,
घुली नहीं होती, वायुमंडल में तमाम गैसें उपस्थित होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे तमाम गैसें होती हैं। और ये जो गैसें होती हैं ये जब जल के साथ घुल जाती हैं, जैसे जल के साथ CO2 घुल जाता है तो बना लेता है H2CO3, जिसे हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। उसी तरह जो SO2 है, अगर इसको भी हम लोग जल में घोल दें, कि SO2 को हम लोग जल में घोल दें H2O में, तो ये बना लेता है H2SO3 बना लेता है, जिससे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये तमाम अम्ल बन जाते हैं और ये यहाँ पर जो है जल में घुलने के बाद बनते हैं। तो जब धातु के पृष्ठ पर नमी होती है तो वहां पर ये सब बन जाते हैं, और बनने के बाद चूंकि अम्ल बन गए हैं तो अम्ल बन के क्या देंगे H+, तो वही से H+ मिलता है। और जब ये नमी नहीं रहेगी, याद रखिएगा, अगर नमी नहीं रहेगी तो H+ नहीं बनेगा, तो ऐसे समय पर संक्षारण नहीं होता है। यही कारण होता है कि अगर हम लोग घरों के अंदर रखें या ऐसे जगह पर रखें जहां नमी नहीं पहुंचती है, तो वहां पर आप देखेंगे लोहे का संक्षारण नहीं होगा। लेकिन अगर बारिश के सीजन में आप बाहर रख के उस पर पानी डाल दिए या बारिश के सीजन में बाहर रख दिए, तो आप देखेंगे संक्षारण तुरंत हो जाएगा, क्योंकि नमी के कारण वहां पर H+ आ जाता है। जब H+ आएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन लेके H2O में बदलेगा, नहीं तो ये ऑक्सीजन इससे क्रिया नहीं करेगा या इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए नमी के कारण संक्षारण ज्यादा होता है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों रिएक्शन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन इधर क्या है 4, इधर है 2, तो इसमें पूरे रिएक्शन में किसका गुणा करेंगे 2 से, ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर होकर नष्ट हो जाए। तो अब देखिए जो कुल अभिक्रिया होगी, है ना, कुल अभिक्रिया क्या होगी कि यहाँ पर 2 आयरन थे, ठीक है, 2 आयरन थे, और ये दोनों आयरन जो थे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है कि जुड़ गए, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े, और प्लस जो है यहाँ 4H+ भी आया, और इसके बाद ये बदल गया किसमें Fe2+ में, और प्लस ये 2Fe2+ प्लस यहाँ आपको मिल गया 2H2, ठीक है। तो ये फाइनल प्रक्रिया मिलती है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या था कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन था और बदल गया किसमें, आयरन, ये आपका बदल गया आयरन 2+ में। अब ये आयरन 2+ तो ऐसे आयन के रूप में नहीं रहेगा, ये किसी न किसी के साथ जुड़ जाता है। तो ये जुड़ जाता है क्या, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ जाता है। और अच्छा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से पहले क्या होता है कि ये फेरस आयन होता है। फेरस आयन जब बनता है तो वो क्या होता है कि इसके बाद फेरिक ऑक्साइड में बदल जाए, उसका एक बार और ऑक्सीकरण होता है, और ये Fe2+ से ये बदल जाता है Fe3+ में। इस अवस्था में ये ज्यादा जो है स्थायी होता है, तो इससे ये तुरंत बदल जाता है कुछ देर बाद जो है कि Fe2+ से Fe3+ में, जिसे हम लोग कहते हैं फेरिक आयन। और ये फेरिक आयन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2, और इसकी 3, तो ये बनेगा Fe2 और O3। इस रूप में बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, और इस फेरिक ऑक्साइड के साथ कुछ मात्रा में जल के अणु भी आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। याद रखिए फेरिक ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ कुछ मात्रा में जल के अणु जुड़ जाते हैं, कुछ मात्रा मतलब 1, 2, 4, 5 जितने भी हैं इसके साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ के यही जो है कि वहां पर धातु की सतह यानी आयरन जो लोहे की सतह उस पर दिखने लगेगा, और इसी को आप लोग कहते हैं जंग। यानी जंग जो है वो यही है, इसी को हम लोग जंग कहते हैं, और यही आपको जो है वहां पर दिखाई देगा। और इस प्रकार जो है कि जो आपका धातु था आयरन, अब वो बदल गया है इस रूप में, और जंग के रूप में ये नष्ट हो गया, ठीक है। अब इस रूप में हो जाएगा तो जंग बन गया, तो अब धीरे धीरे ये वहां पर जो है हट जाएगा, या इसमें धातु जो आयरन उससे गुण नहीं रह जाएंगे। अब ये समझ लीजिए एक तरह से खराब पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे धातु क्या होती है, क्षय होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जो है संक्षारण जो है एक विद्युत रासायनिक घटना है, यानी एक विद्युत रासायनिक घटना के कारण ये इसका संक्षारण होता है या किसी धातु का होता है। तो ये आपने लास्ट पॉइंट भी देख लिया संक्षारण। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि संक्षारण जो है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो संक्षारण का देखिए व्यापक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। हर साल लगभग जो है कि किसी भी देश की जो है अरबों खरबों की संपत्ति जो होती है वो संक्षारण के कारण नष्ट हो जाती है। आप देखेंगे जो रेलवे के पुल हैं या साधारण पुल है या मकान है या जहाँ भी देखेंगे बहुत सारे धातुएं लगी हुई हैं और हमेशा उनका संक्षारण होता है। तो लगभग हर साल जो है असंख्य मात्रा में मतलब अरबों खरबों रुपए का जो धातु होता है संक्षारण क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये संक्षारण की हानियां हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्षारण से बचाव कैसे किया जाए, कैसे बचाव किया जाए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है संक्षारण से बचाव करना, मतलब उसको बारे में सोचना है। देखिए आप देख रहे हैं
धातु की सतह के संपर्क में ऑक्सीजन आ रही है या नमी आ रही है तभी संक्षारण हो रहा है। तो अगर हम धातु की सतह जो है इससे दूर कर दें नमी से, संक्षारण खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए पहला काम क्या करते हैं कि धातु की सतह पर क्या कर देते हैं, धातु की सतह पर पेंट कर देते हैं। अब जब धातु की सतह पर पेंट कर देंगे तो पेंट करने के बाद धातु के संपर्क में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा और धातु के संपर्क में नमी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, पेंट के ऊपर ही नमी रह जाएगा। तो इस प्रकार धातु का संक्षारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि उस पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं। अगर हम लोग ग्रीस या तेल जब उसके ऊपर लगा देंगे धातु के ऊपर तो भी नमी उसके अंदर नहीं जाएगा और संक्षारण क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं कि उसका विद्युत लेपन कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं, मतलब उसमें करते क्या है कि एक कम सक्रिय धातु पर एक अधिक सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे लोहा है, लोहे पे क्या करते हैं, टीन की परत चढ़ा देते हैं। अब लोहा ज्यादा सक्रिय है और टीन क्या है, कम सक्रिय है। तो जब लोहा है उस पर कम सक्रिय टीन का परत चढ़ा देंगे तो अब क्या होगा, टीन का संक्षारण नहीं होगा, लोहा उसके अंदर क्या होगा, बचा रह जाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा तमाम चीज है कि जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड का संक्षारण नहीं होता है, बहुत ही एकदम नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। तो कोई धातु लेके उसके ऊपर गोल्ड का परत चढ़ा दिया, आप लोग देखते हैं कई चीजों में आप देखे होंगे, तमाम आभूषण और तमाम चीजें होती है जिस पर गोल्ड या सिल्वर की या सोने चांदी की परत चढ़ी होती है, पतली सी महीन ऊपर, तो वो आप प्रक्रिया जानते होंगे। तो वहां अगर वैसा कर दिया जाए तो ऊपर गोल्ड का संक्षारण होगा ही नहीं, क्योंकि वो कम सक्रिय है, अंदर जो धातु रहेगा वो भी बची रहेगा। और कई जगह एक और हम लोग करते हैं प्रक्रिया कि कम सक्रिय धातु पर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं, उसे हम लोग बलिदानी रक्षण करते हैं जैसे, और उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आयरन हो गया, आयरन के ऊपर क्या करते हैं, आयरन को बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब जिंक बहुत ज्यादा सक्रिय है, जिंक बहुत ज्यादा सक्रिय है, लेकिन ये प्रबल धातु नहीं है, कमजोर धातु है, यानी मुलायम धातु है, ज्यादा मजबूत नहीं। लेकिन आयरन क्या है, बहुत ही मजबूत है। तो आयरन के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब संक्षारण की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये ज्यादा सक्रिय है, तो इसी का संक्षारण होता है। और आयरन का संक्षारण क्या होता है, नहीं होता है। ये ऊपर अगर इसके ऊपर परत चढ़ा तो पहले जिंक का संक्षारण होगा, तो इसी का संक्षारण होता रहता है और अंदर आयरन क्या होता है, लंबे समय तक बचा रह जाता है। और उस धातु की मजबूती क्या होती है, या जो भी आप उससे संरचना बना उसकी मजबूती क्या होती है, बनी रहती है। तो इस प्रकार जो है संक्षारण से बचाव के हमने कुछ तरीके भी आपको बता दिए। अगर आपके घर में कहीं कोई संक्षारण हो रहा है तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली हम लोग तो अपने घरों में संक्षारण से बचाव के लिए पेंट का काम करते हैं, पेंट कर देते हैं, वैसे हम नहीं करते हैं लेकिन घरों में किया जाता है। तो ये जो है कि आपने देख लिया टॉपिक संक्षारण भी, और इस प्रकार जो है कि ये जो पूरा चैप्टर था आपका यही पे होता है समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर हो गया बिल्कुल समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नया चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बलगत की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।